आज हम लोग विलियम वर्ड्सवर्थ की लिखी हुई कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिनिस्टर ब्रिज ये पोयम पढ़ेंगे। ये पोयम जो है वो विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है और विलियम वर्ड्सवर्थ को इंग्लिश लिटरेचर का सबसे ज़्यादा रोमांटिक पोएट जो है वो माना जाता है और खासकर रोमांस टूवर्ड्स नेचर की प्रकृति के लिए जो प्रेम है वो विलियम वर्ड्सवर्थ की पोयम में सबसे ज़्यादा दिखाई देता है। विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म 7 अप्रैल 1770 7 अप्रैल 1770 को यूनाइटेड किंगडम में हुआ था और इसकी मृत्यु जो है वो 23 अप्रैल 1850 23 अप्रैल 1850 को हुई थी। और कई सारी पोएम्स जो है विलियम वर्ड्सवर्थ की बड़ी फेमस है, जिसमें से एक पोएम जिसका नाम था डैफोडिल्स। डैफोडिल्स जो वो हर किसी ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी पढ़ी हुई होती है। खैर अभी तो हम लोग बात करेंगे वो पोएम जो हम लोगों के सिलेबस में है, जिसका नाम है कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिनिस्टर ब्रिज। तब इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिनिस्टर ब्रिज जो पोयम है ये 3 सितंबर 1802 3 सितंबर 1802 को लिखी गई थी और विलियम वर्ड्सवर्थ की लिखी हुई पोयम है। तो एक बार इसके पीछे एक छोटी सी कहानी भी, एक छोटा सा किस्सा भी है कि विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो पेरिस के लिए जा रहा था और सवेरे सवेरे का टाइम था। एक घोड़ा गाड़ी जिसको बोलते हैं बग्गी या कुछ ऐसी गाड़ी हम लोग बोल सकते हैं उस टाइम, तो उसमें विलियम वर्ड्सवर्थ और उसकी बहन जिसका नाम डॉर्थी वर्ड्सवर्थ है शायद, वो दोनों जा रहे थे। और अचानक जब ये लोग लंदन शहर के बाहर निकलते हैं तो एक ब्रिज आता है रास्ते में, उसका नाम है वेस्टमिनिस्टर ब्रिज। और उस वेस्टमिनिस्टर ब्रिज पर से जब इनकी गाड़ी उतरती है, गाड़ी गुजरती है, तो उस गाड़ी में से जब ये विलियम वर्ड्सवर्थ बाहर देखता है तो लंदन शहर को जब ये देखता है तो उसको बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा अट्रैक्टिव लगता है। सवेरे सवेरे जो सीन रहता है, सवेरे सवेरे की जो ब्यूटी रहती, सुंदरता रहती, वो इसके मन को मोह लेती और ये गाड़ी वहीं पे रुका देता है और गाड़ी से उतर के जो ब्रिज की रेलिंग होती है उसके पास आकर खड़ा होकर ये शहर को देखता है। और शहर को देखते हुए जो ये पोयम जो है कंपोज करता है, एक तरह से इस पोयम की शुरुआत करता है। ऐसा कहा जाता है कि ये सारा इंसिडेंट जुलाई का है, लेकिन जब ये वापस आ गया यूके में, वो घूम फिर के जहां गया था वो काम करके, जब सितंबर में वापस आया तब 30 सितंबर को इसने ये पोयम कंप्लीट की थी, ऐसा कहा जाता है। और उसमें लंदन शहर की खूबसूरती के बारे में विलियम वर्ड्सवर्थ ने बड़ी डिटेल में लिखा है, जो हम लोगों को इस पोयम के अंदर पढ़ना है। विलियम वर्ड्सवर्थ ने ऐसी कई सारी पोएम्स लिखी हैं जिसमें नेचर्स ब्यूटी को डिस्क्राइब किया गया है। नेचर्स ब्यूटी जब भी हम लोग बोलते हैं तो हमारे दिमाग में पहाड़, नदी, नाले या फिर समुद्र, जंगल, ये सब चीजें आती है जो नेचर की बनाई हुई होती हैं। लेकिन विलियम वर्ड्सवर्थ को ये खूबसूरती शहर के अंदर भी दिखाई देती है। वो शहर जो नेचर का बनाया हुआ नहीं है, क्योंकि शहर इंसानों द्वारा बनाया गया, मैन मेड होता है। बिल्डिंगें, ब्रिज वगैरह ये सारी चीजें मैन मेड होती हैं। तो जब वो इस शहर को देखता है तो उसको प्रकृति वाला आनंद, प्रकृति वाली खुशी ही इस शहर की खूबसूरती में मिलती है। और इस शहर की खूबसूरती को, शहर कौन सा, बार बार बता रहे, लंदन, इस लंदन शहर की खूबसूरती को विलियम वर्ड्सवर्थ फिर अपनी इस पोयम में डिस्क्राइब करते हैं। हम लोग एक एक लाइन करके पढ़ेंगे, उसमें आने वाली डिफिकल्ट मीनिंग को एक साइड में लिखेंगे और एक एक वर्ड और एक एक लाइन का मतलब जो है वो समझते हुए चलेंगे। तो हम लोग पोयम जो है वो स्टार्ट करेंगे एक एक लाइन पढ़ते हुए और उनका मतलब समझते हुए। अभी तक हम लोगों ने इस पोयम का बैकग्राउंड पढ़ लिया कि नेचर की डिस्क्राइब करने वाला विलियम वर्ड्सवर्थ को अचानक से शहर में भी सुंदरता नजर आने लगती है
और वो फिर कहीं पहाड़ों की बात, नदियों की बात नहीं करता, वो उस लंदन शहर में ही खूबसूरती खोज लेता है। ये हम लोग, इसके अलावा हम लोग ये भी समझेंगे कि ये पोयम जो है वो एक सोनेट है, और सोनेट का मतलब होता है 14 लाइन्स पोयम। 14 लाइन की जो पोयम होती है वो सोनेट होती है, और ये 2 स्टेंजाज में डिवाइडेड है। पहला स्टेंजा 8 लाइन का है और दूसरा स्टेंजा जो है वो 6 लाइन का है। जो 8 लाइन वाला स्टेंजा होता है उसको ऑक्टेव कहते हैं, और जो 6 लाइन का स्टेंजा होता है उसको सेस्टेट कहते हैं। तो एक 8 लाइन का पहला स्टेंजा है और 6 लाइन का सेकंड स्टेंजा है। इन दोनों की मीनिंग को अब हम लोग समझ। अर्थ हैज नॉट एनीथिंग टू शो मोर फेयर, डल वुड ही बी ऑफ सोल हु कुड पास बाई। तो इन 2 स्टार्टिंग की 2 लाइंस को समझते हैं। तो यहां पर जो फर्स्ट वर्ड है अर्थ, उसका मतलब हम लोग समझ सकते हैं नेचर। सो मोर फेयर, फेयर हियर मीन्स ब्यूटीफुल, तो फेयर का मतलब हम लोग यहां पर ब्यूटीफुल समझेंगे। तो अर्थ हैज नॉट मीन्स नेचर हैज नॉट एनीथिंग टू शो मोर ब्यूटीफुल। इसका मतलब ये हुआ कि जब विलियम वर्ड्सवर्थ वेस्टमिंस्टर ब्रिज पर खड़े होकर लंदन सिटी को देखता है, तो पहली लाइन जो उसके मन में आती है वो आती है कि नेचर के पास इससे खूबसूरत नज़ारा या इससे खूबसूरत कुछ और नहीं हो सकता दिखाने के लिए। इट सिंपली मीन्स कि वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि ये जो नज़ारा उसके सामने है, जो ब्यूटी उसके सामने है, ब्यूटी ऑफ लंदन सिटी, ये शायद दुनिया का सबसे अच्छी, सबसे सुंदर ये चीज है, ये सबसे सुंदर नज़ारा है। ऐसा विलियम वर्ड्सवर्थ कहने की कोशिश कर रहा है कि नेचर के पास शायद इससे ज्यादा सुंदर चीज और कोई भी नहीं होगी जो अभी मुझे सामने यहां दिखाई दे रही है। और सामने क्या दिखाई दे रहा है? लंदन। तो एक तरह से वो कहना चाहता है कि लंदन का ये सवेरे सवेरे का नजारा, सुबह सुबह का नजारा, बिल्कुल 5-6 बजे का, जबकि बिल्कुल शहर खाली पड़ा हुआ है, लोग अभी काम पर जाने शुरू नहीं हुए हैं, एकदम साफ सुथरा, सब कुछ एकदम साफ है, अभी सवेरा भी ठीक से नहीं हुआ है। और उस समय जब वो लंदन को देखता है तो उसके मन में आता है कि शायद ये प्रकृति का सबसे सुंदर नजारा है, प्रकृति के पास शायद इससे ज्यादा सुंदर कुछ भी ना हो दिखाने के लिए। ऐसा विलियम वर्ड्सवर्थ कहता है अपनी पहली लाइन में। तो पहली लाइन में विलियम वर्ड्सवर्थ ये अनाउंस कर देता है कि ये मोस्ट ब्यूटीफुल सीन है व्हाट नेचर कैन हैव, जो नेचर के पास हो सकता है, टू शो अस, हमको दिखाने के लिए। दूसरी लाइन पढ़ते हैं, डल वुड ही बी ऑफ सोल हु कुड पास बाय। तो डल का मतलब होता है कमजोर, सोल का मतलब होता है आत्मा से। डल ऑफ सोल का मतलब हम लोग यहां पर समझेंगे आत्मा से कमजोर। आत्मा से कमजोर होने का मतलब हम लोग समझेंगे डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी इन अंडरस्टैंडिंग द ब्यूटी, एथिस्ट कहते हैं उसको। मतलब ऐसा पर्सन जो खूबसूरती को नहीं समझ सकता, वैसे पर्सन के लिए यह वर्ड यूज करता है विलियम वर्ड्स, डल ऑफ सोल, मतलब आत्मा से कमजोर होगा, जिसको हिंदी भाषा में एक बिल्कुल आसान सा शब्द है नीरस, मतलब जिसको किसी रस का पता ही ना हो। तो कवि के अनुसार, विलियम वर्ड्सवर्थ के अनुसार, अगर कोई पर्सन, इफ अ पर्सन पासेस बाय, अगर यहां से गुजरता है और वो इस खूबसूरती की तरफ ध्यान नहीं देता, तो आप ये मत समझिए कि इस खूबसूरती में कोई कमी है या ये सीन थोड़ा कम सुंदर है, बल्कि आपको यह समझना चाहिए कि वो पर्सन जो बिना ध्यान दिए यहां से चला गया, उसकी आत्मा ही कमजोर है। आत्मा ही कमजोर है मतलब कि उस व्यक्ति को, उस पर्सन को सेंस ऑफ ब्यूटी, मतलब सुंदरता का बोध बिल्कुल भी नहीं है। तो यह कमी उस इंसान के अंदर होगी, उस पर्सन के अंदर होगी जो यहां से गुजर जाएगा। कमी इस नजारे में, इस सीन में, इस ब्यूटी में बिल्कुल भी नहीं है। तो पहली 2 लाइन में हम लोगों को समझ में आया। पहली लाइन में पोएट ने कहा कि ये जो नजारा मेरे सामने है, सिटी लंदन, ये शायद दुनिया, नेचर का सबसे सुंदर नजारा है, नेचर के पास इससे ज्यादा सुंदर कुछ नहीं हो सकता दिखाने के लिए।
और दूसरी लाइन में कहा कि वो पर्सन जो बिना इस पर ध्यान दिए, बिना अट्रैक्ट हुए, बिना खूबसूरती को देखे अगर गुजर जाता है, पास बाई का मतलब होता है गुजर जाता है, तो इसका मतलब यह समझिए कि उस आदमी में ही कोई ना कोई कमी है, उसी में सेंस ऑफ ब्यूटी नहीं है, उसी को सुंदरता का बोध नहीं है कि कैसी सुंदरता होती है। नजारा तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। तो इस तरह से ये हो गई शुरू की दो लाइनें। तो इस तरह पोएट जो है वो सेकंड लाइन में ये भी जस्टिफाई कर देता है कि वो क्यों आखिर इस ब्रिज पर रुका है, क्योंकि अगर कोई यहां नहीं रुकेगा इट मीन्स वो डल ऑफ सोल है। लेकिन पोएट तो अपने आप को डल ऑफ सोल नहीं दिखाना चाहता, तो एक तरह से जस्टिफाई कर देता है कि वो यहां पर क्यों रुका है। और थर्ड लाइन भी सेकंड लाइन के साथ ही पढ़ेंगे, थर्ड लाइन और सेकंड लाइन एक साथ पढ़नी है। डल वुड ही बी ऑफ सोल हु कुड पास बाई अ साइट सो टचिंग इन इट्स मैजेस्टी, क्योंकि ये जो साइट है, साइट मतलब दृश्य, जो सीन सामने है, ये अपने आप में टचिंग है। टचिंग मतलब होता है हृदय को छूने वाला, हार्ट टचिंग जिसको बोलते हैं कि दिल को छूने वाला ये सीन है। ऊपर से मैजेस्टी सीन है। मैजेस्टिक का मतलब होता है ग्रैंड, बड़ा, भव्य, एक ऐसी चीज जो बहुत बड़ी हो, जैसे कि बर्फ से ढके हुए पहाड़ जो देखने में बड़े सुंदर लगते हैं, बड़े होते हैं, जैसे कि किसी राजा का बहुत बड़ा दरबार, कोई कोर्ट टाइप, कोई बड़ी बिल्डिंग टाइप चीजें, उनको बोलते हैं मैजेस्टी। लेकिन यहां जो लंदन है वही पोएट को मैजेस्टी लगता है और वो उसके हृदय को भी छू लेता है। तो इस तरह ये तीन लाइनें हम लोगों ने की, जिसमें लंदन शहर को अभी तक डिस्क्राइब नहीं किया पोएट ने, अभी तक खाली वो ये बता रहा है कि ये कितना सुंदर हो सकता है, क्योंकि वो इतना सुंदर है कि उसने अपनी गाड़ी रुकवा दी, अगर कहीं नहीं रुकवाएगा तो वो डल ऑफ सोल कहलाएगा। और ये इतना अच्छा है कि उसने उसके हृदय को छू लिया है, और ये बहुत भव्य है, बहुत ग्रैंड है, बहुत मैजेस्टिक साइट है। मैजेस्टिक साइट मतलब भव्य, देखने में बड़ी सुंदर, ग्रैंड, लार्ज टाइप की साइट है ये। तो ये चीजें तीन लाइन तक पोएट बोलता है, लेकिन अभी तक डिस्क्राइब नहीं करता है कि आखिर शहर देखने में है कैसा। फोर्थ लाइन में आ जाते हैं हम लोग। दिस सिटी नाउ डॉथ लाइक अ गारमेंट वियर, द ब्यूटी ऑफ द मॉर्निंग साइलेंट बेयर। तो मीनिंग्स देख लेते हैं। दिस सिटी हियर मीन्स लंदन। DOTH का मतलब होता है डज, DOES डज। लाइक ए गारमेंट वियर, गारमेंट मतलब हम लोगों को पता ही है कपड़ा, वेयर मतलब पहना हुआ। ब्यूटी ऑफ द मॉर्निंग, इट शोज द टाइम व्हेन द पोएम वाज इमेजिन्ड और रिटन, कि ये सुबह का समय होगा, जैसा कि हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि सवेरे का समय है। साइलेंट मतलब यहाँ पर शांत, पीसफुल। और बेयर का मतलब हम लोग देखेंगे अनकवर्ड। बेयर मीन्स जो ढका हुआ ना, वो बिल्कुल क्लियर, अनकवर्ड चीज को बेयर कहा जाता है। तो ये जो फोर्थ लाइन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसीलिए भी है क्योंकि इस लाइन में हम लोगों को दो खास बातें सुनने को मिलती हैं। एक तो मिलती है इसमें सिमिली। सिमिली मतलब होता है उपमा। उपमा मतलब कि एक चीज की दूसरी चीज से तुलना की जाती है, तो उसको उपमा कहते हैं। ये हम लोग हिंदी में भी पढ़े हैं। और एक है कि इसमें पर्सोनिफिकेशन दिखाई देता है। पर्सोनिफिकेशन मतलब होता है मानवीकरण। जब किसी नॉन लिविंग बींग्स को, नॉन लिविंग थिंग को एक लिविंग थिंग की तरह शो किया जाए, प्रेजेंट किया जाए, तो उसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। क्लास में बहुत बार बताएं हम कि किस तरह एक नॉन लिविंग को लिविंग की तरह दिखाया जाए। तो नॉन लिविंग कभी कपड़े नहीं पहन सकते, कोई शहर कपड़ा नहीं पहन सकता, लेकिन यहां पर पोएट बता रहा है कि शहर ने कपड़ा पहना है। तो इस तरह से वो इस शहर का पर्सोनिफिकेशन कर रहा है, सिटी का पर्सोनिफिकेशन कर रहा है। पहली बात तो ये। और ऊपर से बताता है कि ये जो सुबह है, ये सुबह है एक कपड़े की तरह है, एक सुंदर ड्रेस की तरह है, जिसको लंदन सिटी ने पहन लिया है। तो ये जो ड्रेस दिखाना, सुबह को ड्रेस की तरह दिखाना, ये सिमिली है। तो हम लोग पढ़ते हैं यहां पर, देखो सिमिली मतलब उपमा है। यहां पर बोलता है दिस सिटी नाउ डज लाइक अ गारमेंट वेयर। कवि का कहना है, विलियम वर्ड्सवर्थ का कहना है कि यह सुबह सुबह का समय है, एक फ्रेशनेस है, एक फ्रेशनेस है, एक फॉगी, एक तरह से थोड़ा थोड़ा जो सवेरे का धुआं टाइप उड़ता रहता है हवा में, वैसा दिखाई दे रहा है। और ऐसा लगता है कि इस पूरे शहर ने एक सुंदर सी ड्रेस
एक सुंदर सा कपड़ा, एक सुंदर सी चद्दर जो है वो ओढ़ ली है अपने ओस की। एक तरह से ओस कहें या फॉग कहें या कुछ भी कहें, वो ऐसा लगता है कि शहर ने एक कपड़े की तरह अपने आप को उस एक इंसान की तरह अपने आप को उस कपड़े में लपेट लिया है। एक ड्रेस टाइप का, एक कपड़ा टाइप का उसने अपने ऊपर डाल लिया है। अच्छा, किस चीज को कपड़ा कह रहा है? सुबह को। जो सुबह की ब्यूटी है, जो सुबह की वो है, उसको ये कपड़े से कंपेयर कर रहा है। और ये सुबह रूपी कपड़ा किसने पहन लिया है? शहर ने, लंदन सिटी ने। तो इसीलिए पोएट बोलता है दिस सिटी नाउ डज लाइक अ गारमेंट वेयर। क्या वेयर कर लिया उसने? द ब्यूटी ऑफ द मॉर्निंग। सवेरे सवेरे की सुंदरता को इस शहर ने एक कपड़े की तरह अपने ऊपर ओढ़ लिया है। मतलब सुबह सुबह ये शहर बड़ा सुंदर लग रहा है। ध्यान देंगे, सुबह सुबह इट मींस कि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा, दोपहर होगी या शाम होगी, तो ये सुंदरता एज इट इज नहीं रहेगी, चेंज हो जाएगी, बदल जाएगी। तब शायद इस शहर का कपड़ा भी बदल जाएगा, क्योंकि ये तो सुबह का कपड़ा है जो बड़ा सुंदर है, पीसफुल है, अनकवर्ड है। द सिटी नाउ डज लाइक अ गारमेंट वेयर, द सिटी ऑफ द मॉर्निंग साइलेंट वेयर। तो ये शहर अभी बड़ा पीसफुल नजर आ रहा है, अनकवर्ड, साफ सुथरा बिल्कुल नजर आ रहा है, तो देखने में बड़ा सुंदर लग रहा है। नेक्स्ट लाइंस में अब पोएट ये बताता है कि आखिर उसको दिखाई क्या क्या दे रहा है वहां पर, आखिर वहां पर उस शहर में उसको क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो वो लिखता है शिप साइलेंट बेयर शिप्स टावर्स डोम्स थिएटर्स एंड टेम्पल्स लाई ओपन अनटू द फील्ड्स एंड टू द स्काई। इसका मतलब हुआ कि अब शहर जब वो उस वेस्टमिंस्टर ब्रिज के ऊपर खड़ा हुआ है तो उसको क्या क्या दिखाई दे रहा है, उसकी एक लिस्ट वो हम लोगों को दे देता है। लेकिन जो भी दिखाई दे रहा है वो बड़ा साइलेंट है और बड़ा अनकवर्ड है, बेयर है, क्लियर है। क्लियर इसीलिए है, क्लियर होने का भी रीजन तुम लोग समझ लो कि ये सुबह का समय है। सुबह के समय में जो एयर है उसमें पोल्यूटेंट्स उतने नहीं होते, उतना ज्यादा प्रदूषण नहीं होता, सवेरे का नजारा बड़ा साफ सुथरा होता है, साफ साफ होता है, तो आदमी दूर तक देख सकता है। इसीलिए वो इस ब्रिज पर खड़े होकर दूर दूर तक की चीजें देख पा रहा है। और उसको क्या क्या दिखाई दे रहा है उसकी वो लिस्ट हम लोगों को देता है। सबसे पहले उसको ऐसे नीचे देखना शुरू करता है, कि चीज करते हुए देखते चलता है। जब नदी की तरफ देखता है तो उसको शिप्स दिखाई देते हैं। जब नदी के थोड़ा ऊपर की तरफ नजर उठाता है तो शहर में उसको टावर्स दिखाई देते हैं। टावर्स मतलब लंबी लंबी बिल्डिंग्स से मान लो तुम लोग। और फिर डोम्स दिखाई देते हैं। डोम्स को हिंदी में गुंबद कहा जाता है, जो मंदिर मस्जिद और चर्च के ऊपर गोल आकार का होता है, वो डोम्स होता है। इसके अलावा थिएटर्स दिखाई दे रहे हैं और टेम्पल्स दिखाई दे रहे हैं। टेम्पल्स मतलब हम लोग वो समझ लेंगे जहां पर लोग पूजा पाठ करते होंगे, वो सब चीजें उसको दिखाई दे रही हैं। और दूर तक दिखाई दे रहा है, जितनी दूर तक नजर जा रही है वहां तक, मैदानों तक, दूर तक फिर मैदान दिखाई देते हैं। और फिर इसको होराइजन दिखाई देता है, एंड टू द स्काई, जहां पर धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते होराइजन, वहां तक इसकी नजर जा पा रही है। और नजर चले जाने का एक रीजन यही है जो हम लोगों ने अभी बात की, कि ये मॉर्निंग टाइम है। मॉर्निंग टाइम में पोल्यूटेंट्स नहीं होते हैं, बहुत कम होते हैं, जिसकी वजह से एयर जो है वो बिल्कुल साफ होती है। इसीलिए विजिबिलिटी जो है वो ज्यादा होती है और आदमी ज्यादा दूर तक देख पाता है। जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ देख रहा है, नदी से देखना शुरू किया, शिप्स दिखाई दिए, नदी का किनारा आया तो टावर्स, डोम्स, थिएटर्स, टेम्पल, और ऐसे दूर तक नजर गई तो फिर मैदान, और मैदान के बाद फिर आकाश दिखाई देने लगा, स्काई दिखाई देने लगा, बिल्कुल ओपन, बिल्कुल साफ, बिल्कुल सुथरा, ऐसा लगे कि बिल्कुल साफ सुथरा, बिल्कुल धोकर लाया गया है। ऐसा बिल्कुल एक एक चीज दिखाई दे रही है पोएट को वहां वेस्टमिनिस्टर ब्रिज से खड़े होकर। और ये जो साफ सुथरा जो हम बोल रहे हैं, ये कौन सी लाइन है जो इसको जस्टिफाई करती है? अपने नेक्स्ट लाइन में ही देखो, ऑल ब्राइट एंड ग्लिटरिंग इन द स्मोकलेस एयर। स्मोकलेस एयर का ही मतलब होता है पोल्यूटेंट फ्री एयर। पोल्यूटेंट फ्री एयर का मतलब होता है प्रदूषण रहित हवा, मतलब ऐसी हवा जिसमें बिल्कुल भी प्रदूषण ना हो, बिल्कुल भी स्मोक ना हो। ऐसी हवा में, ऐसे टाइम में, ऐसी सुबह में ऑल ब्राइट, सब कुछ चमक रहा है। ग्लिटरिंग, एक तरह से ग्लिटरिंग मतलब चमकना ही होता है कि सब कुछ बिल्कुल साफ है,
चमक रहा है और ग्लिटर कर रहा है एक तरह से, ऐसा सब कुछ पोएट को शहर भर में दिखाई देता है। तो ये लाइन तो समझ में आ गई होगी, ऑल ब्राइट एंड ग्लिटरिंग इन द स्मोकलेस एयर। स्मोकलेस एयर का मतलब आ गया समझ में हम लोगों को, प्योर एयर। प्योर एयर मतलब एकदम शुद्ध हवा वहां पे अभी प्रेजेंट है। एक बात और ध्यान देने लायक ये है कि इस लाइन में जो लाइन सभी हम लोगों ने पढ़ी, इसमें डोम्स का और क्या नाम है इसका, टावर्स का नाम लिया गया है। तो अगर सही में कोई उस टाइम 1802 में लंदन जो ये वेस्टमिंस्टर ब्रिज है, इस पर अगर कोई खड़ा होकर देखता तो वहां से डोम्स जो दिखता है वो डोम दिखता है सेंट पॉल कैथेड्रल का। सेंट पॉल्स कैथेड्रल का डोम वहां से दिखाई देता था। और ये जो टावर है ये टावर ऑफ लंदन है। टावर ऑफ लंदन जो वेस्टमिंस्टर से साफ वहां क्लियर दिखाई देते थे, वही दोनों उस समय विलियम वर्ड्सवर्थ को भी दिखाई दे रहे होंगे, इसीलिए उसने ये डोम और टावर वर्ड जो है वो यूज किए। स्पेशल चीज पोएम में तो हम लोगों को नहीं दिखाई दे रही, पर एक तरह से पोएम को याद करने के लिए हम लोग ये याद कर लेंगे कि डोम का मतलब है यहाँ पे सेंट पॉल्स कैथेड्रल वाला डोम, और टावर का मतलब है यहाँ पर टावर ऑफ लंदन। इस तरह से हम लोगों ने स्टार्टिंग की 8 लाइनें जो हैं वो कर ली हैं खत्म। क्योंकि जो हम लोग ये पढ़ रहे हैं ये एक इटालियन सोनेट है, जैसा कि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया। ये एक इटालियन सोनेट है, 14 लाइंस की होती है, ऑक्टेव और सेस्टेट। 8 लाइन और 6 लाइन के 2 स्टेंजाज होते हैं। तो 8 लाइन वाला स्टेंजा तो हो गया अपना खत्म। अब जो लास्ट का सेकंड पार्ट है, सेकंड स्टेंजा है, सेस्टेट वाला पार्ट जो 6 लाइन का है, वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। और वापस से पोएट अपने मेन टॉपिक पर आ जाता है, जिसमें वो शहर को डिस्क्राइब नहीं करेगा, वो हम लोगों को ये बताएगा कि शहर इतना सुंदर लग रहा है उसको, सिर्फ वो एग्जेजरेट करेगा। एग्जेजरेट मतलब होता है किसी चीज को बड़ा चढ़ा के बताना। तो एक तरह से लगेगा कि पोएट जो वो एग्जेजरेट कर रहा है चीजों को, अपनी फीलिंग्स बता रहा है, शहर के बारे में नहीं बता रहा, वो केवल फीलिंग्स बता रहा है कि उसको कैसा लग रहा है। देखो वो क्या क्या चीजें और बोलता है इस शहर के बारे में एग्जेजरेट करते हुए। पोएट कहता है, नेवर डिड सन more beautifully steep in its first splendor valley, rock और hill। जो अपना पोएट है ये अपना विलियम वर्ड्सवर्थ, इसने जो है अपना ज्यादातर अपनी लाइफ का पार्ट, अपना बचपन और बड़े होने पर भी बहुत सारा समय इसने लेक डिस्ट्रिक्ट में बिताया था। ये लंदन क्या बोलते हैं, यूके का लेक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर बिताया था, जो कि नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री है। नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री मतलब वहां पर आपको नेचर बहुत ज्यादा मिलती है, नेचर से आपको रूबरू बहुत ज्यादा होता है, नेचर बहुत ज्यादा फेस करनी पड़ती है, जहां पे चारों तरफ पहाड़ वगैरह, नदियां वगैरह दिखाई देती हैं। तो अपने विलियम वर्ड्सवर्थ ने ज्यादातर समय वहीं गुजारा है और अपनी पोएम्स में भी उन जगहों का जिक्र किया है। पोएम्स में भी उस ब्यूटी के बारे में, नेचर्स ब्यूटी के बारे में बहुत लिखा है। लेकिन आज अचानक वेस्टमिंस्टर ब्रिज के ऊपर खड़ा होकर पोएट कहता है कि मैंने आज तक बहुत सारे सनराइज देखे हैं, बहुत बार सूर्य को उगते हुए, सूर्य की किरणों को फैलते हुए देखा है, लेकिन कभी भी सूर्य की किरणें मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी जितनी आज इस लंदन शहर के ऊपर पड़ते हुए ये सुंदर लग रही है। मतलब क्योंकि ये सुबह का समय है, सनराइज वो हो रहा है और सूर्य की किरणें शहर को कवर कर रही हैं। आप लोगों को एक वर्ड दिखाई देगा पहली लाइन में, स्टिप। स्टिप का मतलब हम लोग एक तरह से समझ सकते हैं कि एक कवर करना। तो जो सूर्य की किरणें हैं वो एक एक करके, धीरे धीरे करके इस पूरे शहर को कवर कर रही है। सूर्य की रोशनी, सूर्य की किरणें एक एक करके शहर की हर चीज पे पड़ती जा रही है। लेकिन कवि कहता है, विलियम वर्ड्सवर्थ कहता है कि कभी भी सूर्य की रोशनी इतनी ज्यादा भव्य या इतनी ज्यादा ग्लोरियस उसको नहीं लगी कहीं भी। कहीं भी का मतलब है उसने कहां कहां देखा भाई, वैली घाटी में, रॉक चट्टानों पर, हिल या पहाड़ियों पर, उसने हर जगह सूर्य की किरणों को पड़ते हुए, चमकते हुए देखा है। लेकिन सूर्य की किरणें जितनी सुंदर इस लंदन शहर में लग रही हैं, ऐसा उसको कभी भी कहीं भी नहीं लगा। भले ही वो वैली हो, भले ही वो रॉक्स पर हो, भले ही वो हिल्स पर हो, कभी सूर्य भी इतना सुंदर उसको दिखाई नहीं दिया। और सूर्य की रोशनी में नहाया हुआ शहर तो किसी भी प्राकृतिक दृश्य से, किसी रॉक, वैली, हिल, किसी से भी ज्यादा सुंदर उसको लग रहा है। मतलब वो कहता है कि आज तक सूर्य उसको कभी इतना सुंदरता से दिखाई नहीं दिया, इतना सुंदर दिखाई नहीं दिया।
वैलीज में, रॉक्स पर, हिल्स पर, जितना सुंदर इस लंदन सिटी में उसको दिखाई दे रहा है। उसके बाद की लाइंस में आते हैं, नेवर सॉ आई नेवर फेल्ट अ काम सो डीप। बोलता है कि आज तक मैंने कभी भी इतनी सुंदरता नहीं देखी, आज तक मैंने कभी भी ऐसी कामनेस, कामनेस मतलब होता है पीस, शांति, मैंने कभी भी इतनी शांति ना तो आज तक देखी है और न ही कभी इतनी शांति का अनुभव किया है। जो शांति पोएट को वेस्टमिनिस्टर ब्रिज पर खड़े होकर मिल रही है, वैसी शांति का अनुभव, वैसी कामनेस का अनुभव, वैसी डीप, डीप मतलब गहरी शांति, वैसी गहरी शांति का अनुभव आज तक पोएट ने कभी नहीं किया है। ऐसा पोएट हम लोगों को इस लाइन में बताता। तो एक तरह से कुछ ज्यादा ही फेंका फेंकी कर रहा है, ये भी हम लोग बोल सकते हैं। अंग्रेजी भाषा में इसके लिए शब्द एग्जेजरेट करना, और हिंदी भाषा में इसको हम लोग बोलते हैं अतिशयोक्ति। तो हिंदी से तो कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन अंग्रेजी में एग्जेजरेट वर्ड हम लोग जरूर याद कर लेंगे, क्योंकि ये हम लोग यूज कर सकते हैं इस पोएम को एक्सप्लेन करते हुए कि पोएट एक तरह से एग्जेजरेट कर रहा है लंदन सिटी के बारे में, कि कभी आज तक इतनी सुंदरता नहीं देखी, ऐसी कामनेस कभी फील नहीं की, ऐसी कामनेस कभी देखी नहीं, ये सब वो बोल रहा है। उसके बाद की लाइन देख लेते हैं। इसमें पोएट कहता है, द रिवर ग्लाइड्स एट हिज ओन स्वीट विल। तो पहले तो देखते हैं कि ये रिवर कौन सी, ये थेम्स रिवर है। और हम लोगों को, अगर तुम लोग ज्योग्राफी तो मेरे से ज्यादा ही पढ़े, तो तुम लोगों को पता होगा कि थेम्स रिवर जो है वो स्लो मूविंग रिवर है, बहुत ज्यादा धीरे बहती है। लेकिन पोएट जब पूरा शहर देख लेता है और उस खुशी को, उस आनंद को, उस एक तरह से हैप्पीनेस और उस एक्साइटमेंट को फील कर चुका होता है, तब वो इस रिवर की तरफ देखता है जो कि बह रही है। और इस रिवर को देखकर पोएट लिखता है कि ऐसा ये रिवर का भी पर्सोनिफिकेशन कर देता है एक तरह से, कि रिवर भी ऐसा लगता है कि अपनी ही मर्जी से जैसे मन हो रहा है वैसे बह रही है। मतलब ऐसा लगता है कि रिवर भी जो है वो अपनी ही मस्ती में चल रही है। कहां लिखी भई ये राइट, द रिवर ग्लाइड, ग्लाइड मतलब तुम लोग फ्लो समझ लो, फ्लोज एट हिज ओन स्वीट विल। विल मतलब होता है इच्छा, अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से नदी भी बहती हुई जा रही है। तो पूरा शहर डिस्क्राइब कर दिया, नदी के बहाव को भी डिस्क्राइब कर दिया। और अब हम लोगों को ऐसा लगने लगा कि यार, जब पोएट ने इतनी बड़ी बात कह दी कि ये सबसे डीप, सबसे काम साइट है, सबसे ब्यूटीफुल साइट है, सनराइज इतना सुंदर कहीं नहीं हो सकता जितना सुंदर लंदन सिटी में है, तब इससे ज्यादा पोएट अब क्या बड़ाई करेगा, जबकि 2 लाइन तो बची हुई है। लेकिन हम लोग अगली 2 लाइनों में देखेंगे कि पोएट और ज्यादा एक्साइट हो जाता है, और ज्यादा उत्साह से भर जाता है हम लोगों को दिखाने के लिए कि उसको कैसा फील हो रहा है ये शहर देखकर। और तुम लोग देखे होंगे, जब भी किसी को कोई ज्यादा अच्छी चीज नजर आ जाती है, कोई ज्यादा अच्छा भला वो हो जाता है, तो लोग भगवान से प्रार्थना करते कि ये भगवान इसको ऐसे ही रखो। तो वैसे ही अब ये अपना पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ जो है, ये भी सीधा भगवान को ही याद करने लगता है। और क्या कहता है अगली लाइंस में, देखो, डियर गॉड द वेरी हाउसेज सीम अस्लीप एंड ऑल दैट माइटी हर्ट इज लाइंग स्टिल। तो पोएट जो है वो भगवान से प्रार्थना करता है कि और डियर गॉड द वेरी हाउसेज सीम अस्लीप, कि ऐसा लगता है कि ये सारे घर सो रहे हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि घर सो नहीं सकते, घर तो नॉन लिविंग होते हैं, लेकिन फिर भी पोएट घरों को सुला रहा है। इसका मतलब इस लाइन में जो 30th लाइन है, 13th लाइन है, इसमें भी जो है पोएट पर्सोनिफिकेशन ही कर रहा है। इसमें भी घरों का पर्सोनिफिकेशन कर रहा है कि घर सो रहे हैं। पर तुम लोग इस बात पर ध्यान दोगे कि घर नहीं सो रहे हैं, बल्कि घरों के अंदर जो रहने वाले लोग हैं वो सो रहे हैं। और सोने का भी भाई रीजन है, सो इसलिए रहे क्योंकि अभी तक उठने का समय नहीं हुआ है। पोएट को तो फ्रांस जाना था, शायद ये फ्रांस जा रहा था पेरिस में, वहां के लिए निकला था, तो इसको जाना था दूर, इसकी यात्रा लंबी थी, इसलिए सवेरे सवेरे निकल गया था। लेकिन बाकी शहर तो सो रहा है, और वो सोते हुए शहर को देखकर ही पोएट कहता है कि दे द वेरी हाउसेज सीम अस्लीप। ऐसा लग रहा है कि ये घर सो रहे हैं, पर असल में घर नहीं सो रहे हैं, असल में जो घर के अंदर रहने वाले लोग हैं वो सब सो रहे हैं। द सिटी लुक्स लाइक वन बिग पीसफुल स्लीपिंग बॉडी। उसको ऐसा लगता है कि ये पूरा शहर कोई पर्सन है जो सो रहा है। और फिर वो वर्ड यूज करता है द हर्ट ऑफ द बॉडी इज लाइंग स्टिल।
For the moment before the city awakens for a new day, the heart probably doesn't refer to anything specific, but rather the city's energy और vitality. मतलब ये है कि फिर बोलता है कि ये शहर सो रहा है और ठीक शहर की तरह ही इसका एक बड़ा हृदय, एक इसका हृदय जो है वो भी सो रहा है. लेकिन हम लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर ये हृदय कहां से आ गया. तो हम ये बोलना चाहेंगे, बताना चाहेंगे कि हृदय वो किसी स्पेसिफिक चीज को नहीं बोला. जैसे कि हम बोले कि द हार्ट प्रोबेबली डजंट रेफर टू एनीथिंग स्पेसिफिक, किसी हार्ट किसी स्पेसिफिक चीज के लिए वो वर्ड यूज नहीं कर रहा है, बट रेदर द सिटीज एनर्जी. लेकिन शायद वो शहर की ऊर्जा को, शहर की एनर्जी को ही शहर का हृदय मान रहा है. अच्छा, शहर की एनर्जी अभी तो सो रही है, सही बात है भाई, सवेरे सवेरे का टाइम है, ना कारखाने खुले हैं, ना ऑफिस खुले हैं, ना सड़कों पर भीड़ है, ना गाड़ियां चल रही हैं, तो पूरा शहर ही सोया हुआ दिखाई देता है. और शहर का जो दिल है, दिल मतलब शहर की जो एनर्जी है, वो भी पोएट को सोई हुई, लाइंग स्टिल. लाइंग स्टिल का मतलब होता है अभी भी सोई हुई, और माइटी हर्ट का मतलब होता है विशाल हृदय. और विशाल हृदय यहां पर है द एनर्जी लेवल ऑफ लंदन, कि लंदन का जो एनर्जी लेवल है वो भी अभी डाउन है, क्योंकि अभी वो सोया हुआ है. लेकिन एक चीज हम लोग बार बार और भी देखेंगे इस पोयम में, जो बड़े ध्यान देने वाली चीज थी, वो ये थे कि पोएट ने एक्सक्लामेटरी साइन का यूज किया लास्ट में. इट मींस द पोएट इज अमेज्ड, पोएट आश्चर्यचकित है. ये इसमें यहां भी यूज किया है, और डियर गॉड के बाद भी उसने एक्सक्लामेटरी वर्ड, एक्सक्लामेटरी साइन यूज किया है. इट मींस कि दोनों ही जगह पर पोएट अमेज्ड है, पोएट जो है वो एक्साइटेड है इस शहर को लेकर, इस शहर की सुंदरता को लेकर, इस शहर के एनर्जी लेवल को लेकर, हर चीज को लेकर पोएट जो है वो अमेज्ड ही अमेज्ड पूरी पोएम में लगभग दिखाई देता है. और वो लंदन को डिस्क्राइब करता है एज द मोस्ट ब्यूटीफुल नेचर सीन ही हैज एवर सीन, जो कि उसने कभी भी देखा हो. ऐसे सीन को लेकर वो पूरे लंदन को डिस्क्राइब कर रहा है. इस तरह से अपना जो सेस्टेट वाला पार्ट है वो भी हो गया है खत्म. अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आया है तो वो